उत्तराखंड में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से ऐसा अनुमान लगाया गया है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के अधिकांश जिलों में बारिश का ऑरेंज या येलो अलर्ट जारी किया गया है। आज के बाद से राज्य में बारिश में तेजी आने का पूर्वानुमान है मौसम विभाग का। और देखिए, आज के बाद से मुश्किलें और ज्यादा पहाड़ पर बढ़ सकती है। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई इलाकों के लिए येलो अलर्ट है मौसम विभाग का। और लगातार मौसम विभाग की तरफ से अनुमान जाहिर किया जा रहा है। और देखिए, अब उसी हिसाब से मौसम विभाग का ये कहना है कि सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। उत्तराखंड में आज से भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की ओर से यह अनुमान लगाया गया है। तो पहाड़ पर अब ऑरेंज अलार्म है और इसीलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। कई इलाकों में तेज बरसात हो सकती है। आज से राज्य में बारिश में और तेजी देखने को मिलेगी। मानसून की दस्तक कई दिनों पहले हो चुकी थी। कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन कई जगहों पर लोगों को राहत भी मिली थी बारिश बंद होने के बाद। लेकिन एक बार फिर से मौसम विभाग का पूर्वानुमान कि आज से बारिश में तेजी देखने को मिलेगी और इसी वजह से पहाड़ पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि उत्तराखंड के ज्यादातर शहरों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश होने के साथ ही पहाड़ों पर खतरा भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बारिश के साथ ही चट्टान खिसकने का डर होता है। तो कई जगहों पर पत्थर भी गिरने लगते हैं। देवभूमि में जैसे ही मॉनसून आता है, कई जगहों पर चट्टान खिसकने और मलबा गिरने से रास्ते बंद हो जाते हैं, जिन्हें खोलने की कोशिश हो रही है। ऐसे में मौसम विभाग ने लोगों को, विशेषकर यात्रियों को, सुरक्षित जगह पर रहने की सलाह दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और चलिए, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज राणा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और क्या हाल है मौसम को लेकर इस वक्त पहाड़ों में जानते हैं। पंकज, सबसे पहले तापमान बताइए, क्या स्थिति है और पूर्वानुमान के बाद कितनी सतर्कता लोगों में और आपदा प्रबंधन विभाग में देखी जा रही है? देखिए, 4 तारीख से 7 तारीख तक प्रदेश भर में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। और आज अगर मौसम की बात की जाए तो आज देखिए देहरादून में धूप खिली हुई है। हालांकि ये धूप कब तक रहती है ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि देहरादून समेत टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली में आज तेज़ बारिश होगी। वहीं कुमाऊं रीजन की बात की जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले में भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये येलो अलर्ट है और इससे साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि यदि बारिश ज़्यादा होती है तो निश्चित तौर पर पर्वतीय क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि मानसून की 29 तारीख से उत्तराखंड में शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे कई जगह भूस्खलन की वजह से सड़कें बंद है। अभी तक की जानकारी के आधार पर 160 ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बंद है। उनमें ग्रामीण मार्ग, राज्य मार्ग और राष्ट्रीय मार्ग भी शामिल है। और ऐसे में जो चारधाम यात्रा पर तीर्थयात्री आ रहे हैं उनको भी कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ की एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, क्योंकि मौसम विभाग जब बारिश का अनुमान होता है तो उससे पहले अलर्ट जारी कर देता है कि किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो नदियों के किनारे रहने वाले लोगों को चेताया जा सके और उनको सावधानी बरतने के निर्देश दिए जा सके। उसी के आधार पर सभी जो विभाग हैं, चाहे हम आपदा प्रबंधन विभाग की बात करें, पीडब्ल्यूडी विभाग की बात करें, सिंचाई विभाग की बात करें, ये सभी अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। सभी ने अपने अपने हिसाब से कंट्रोल रूम बनाए हैं। यदि नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो सिंचाई विभाग का कंट्रोल रूम है, उस पर सूचना दी जाती है। आपदा प्रबंधन विभाग के जो कॉल सेंटर बना हुआ है उसमें सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठे होते हैं, उनको हर तरह की जानकारी मिलती है और जहाँ से जानकारी मिलती है वो फिर उस जानकारी को आगे के लिए कन्वे करते हैं। डीएम स्तर पर वो जानकारी कन्वे की जाती है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो येलो अलर्ट जारी किया गया है वो अभी देहरादून में मौसम साफ है, बिल्कुल धूप खिली हुई है। उसके अलावा अगर पर्वतीय क्षेत्रों में बात की जाए तो कहीं कहीं ये जानकारी मिली है कि बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। तो इस लिहाज से कह सकते हैं जय कि आने वाले कुछ समय बाद, यानी कि कुछ घंटों बाद मौसम बदलाव उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि बहुत ज़्यादा डरने की कोई ज़रूरत की बात नहीं है, क्योंकि जो मौसम विभाग है वो अपने हिसाब से अपनी चेतावनी जारी करता है और उसके हिसाब से आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रहती है। कहीं लैंडस्लाइड या किसी तरह की दिक्कत आती है तो उसको तुरंत तौर पर खोला जाता है और चारधाम यात्रा में भी इस तरह की व्यवस्था तैयार की गई है। जी, बहुत शुक्रिया पंकज, तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। आगे बढ़ेंगे। बारिश का मौसम है और ऐसे में गंगा का जलस्तर जगह जगह पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है।
बहाव भी बहुत तेज है और ऐसे में प्रशासन की हिदायतों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, वरना तस्वीरें हरिद्वार जैसी हो सकती हैं और तेज बहाव आपकी जान पर आफत बन सकती है। यहां गंगा स्नान करने आए हरियाणा के एक यात्री को जल पुलिस और सीपीयू के द्वारा डूबने से बचा लिया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू किया गया। किस समय नहाने आ रहे हैं, चाहे कोई भी नहाने आ रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है कि आप लोग जो जंजीर है और जो हमारी बैरिकेटिंग लगी है उसके उस पार ही नहाएं, जिससे कि आप सुरक्षित रहें। लेकिन कुछ युवक उसको तोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे ही एक युवक द्वारा सतनाम घाट पे नहा रहा था तो बह गया। बहने के बाद वो प्रेमनगर आश्रम के पास जंजीर उसके हाथ में आ गई, उसको पकड़ लिया। इसी बीच हमारे पास सूचना आई तो जल पुलिस और सीपीयू तत्काल एक्शन में आई, मौके पे गई और उस युवक को बचा ली। और वहीं विश्व विख्यात केदारनाथ धाम की यात्रा पर इस बार रिकॉर्ड संख्या में तीर्थ यात्री पहुंच रहे हैं। बारिश और भूस्खलन के बीच भी यात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। भक्त बाबा केदार के दर्शन करके बेहद उत्साहित हैं। अभी तक 8,42,000 से अधिक भक्त बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। अच्छा है, आ सकते हैं। थोड़ी हल्की फुल्की बारिश है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मज़ा आएगा यहाँ पे आने में। अब पैदल आओ या फिर खच्चर से या फिर कैसे भी आओ, मज़ा आएगा यहाँ पे दर्शन करने में। और दर्शन करने के बाद जो थकान रहती है ना, वो एकदम से गायब हो जाएगी। अधिक से अधिक लोग आ सकते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक है यहाँ पे। कोई दिक्कत परेशानियाँ नहीं हुई। बारिश तो हमेशा बाबा का ये तो प्रसाद है, बारिश है तो बाबा के पास हम लोग आए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, बिल्कुल झूमते चलते जय भोलेनाथ की। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर दे दे। हरीश रावत 14 जुलाई को देंगे सांकेतिक धरना, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सरकारी दफ्तर में सांकेतिक तालेबंदी की घोषणा भी उन्होंने कर दी है। गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन सत्र ना कराए जाने को लेकर यह आंदोलन है। हरीश रावत ने अपने ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी है। लिखा, भाजपा को मैं गैरसैंण के लिए वादे जो किए गए थे वो भूलने नहीं दूंगा। देखिए आपको उनका ट्विटर अकाउंट भी दिखा रहे हैं जिस पर उन्होंने इस बात की जानकारी दी है। हरीश रावत ने अपने ट्विटर से इस बात की जानकारी दी और लिखा कि भाजपा को मैं गैरसैंण के लिए किए गए वादों को भूलने नहीं दूंगा। सांकेतिक धरना उनका होगा, 14 जुलाई को वो सांकेतिक धरना देंगे। इस बात का ऐलान वो कर चुके हैं। हरीश रावत 14 जुलाई को गैरसैंण में सांकेतिक धरना देंगे। उत्तराखंड के बड़े वादे ग्रीष्मकालीन फिर बीत रहा है और इस पर घोषणा के बाद भी विधानसभा में घोषणा की गई। तीसरी बार ग्रीष्मकाल है जिसमें गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की बातें बेकार रही। मुख्यमंत्री जी ने एक रात वहां बिताना भी मुनासिब नहीं समझा। तो उत्तराखंड के लोगों के आक्रोश को ध्वनि प्रदान मैं करूंगा। पंकज राणा मेरे सहयोगी इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। पंकज, सांकेतिक धरना हरीश रावत करने वाले हैं, किस तरीके से उनका धरना रहेगा और कौन कौन उनका साथ देता हुआ कांग्रेस का बड़ा नेता हमें दिखाई दे सकता है? जैसे कि ये गैरसैंण में सत्र न किए जाने को लेकर कांग्रेस के नेता हरीश रावत का ये धरना है और इसमें कौन कौन साथ देता है ये तो अभी नहीं कहा सकता, क्योंकि कांग्रेस के अंदर धड़ेबाजी इतनी ज्यादा है कि एक दूसरे नेता के साथ चलना संभव नहीं हो पाता। लेकिन इतना कह सकते हैं कि जिस तरह से गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया था और उसके बाद सरकार ने वहाँ सत्र आहूत नहीं किया, उसी को लेकर ये नाराजगी हरीश रावत की है। तो उन्होंने ये ट्विटर पर जानकारी दी है और ये ऐलान किया है कि 14 जुलाई को वो गैरसैंण जाएंगे और जो गैरसैंण में जाकर वो एक दफ्तर में सांकेतिक तालाबंदी भी करेंगे और प्रदर्शन भी करेंगे। उनका ये साफ कहना है कि सरकार को चेताने के लिए, सरकार को याद दिलाने के लिए ये पूरी तरह सांकेतिक तालाबंदी की जाएगी ताकि सरकार को यह ध्यान में रहे कि जो प्रदेश में जो एक ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण को बनाया गया था उसमें सरकार क्या कर रही है और आगे किस तरह के कदम सरकार को उठाने चाहिए उसके लिए। ठीक है पंकज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तराखंड में नैनीताल की मॉल रोड पर दरारें देखने को मिली है जिसकी वजह ज्यादा दबाव माना जा रहा है। ये दरारें किसी हादसे का कारण भी बन सकती है। नैनीताल में मल्लीताल क्षेत्र की लोअर मॉल रोड में कुछ जगहों पर दरार देखने को मिली और इससे पहले भी 18 अगस्त 2018 को इसमें चंद कदमों की दूरी पर मॉल रोड का एक हिस्सा टूटकर झील में जा गिरा था। इस हादसे का वीडियो बन गया है जो कि जोरदार तरीके से दुनिया भर में वायरल हुआ था। मॉनसून शुरू होने के बाद दरारों से पानी रिसकर जमीन में चला जाता है जिससे कि भूस्खलन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक इसी तरीके का
सड़क टूटने का वीडियो वायरल हुआ था, काफी उसकी निंदा की गई थी। और देखिए एक फिर से ये वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि दरारें दिखाई दे रही हैं। इन दरारों की अगर मरम्मत नहीं कराई गई तो फिर कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मॉल रोड की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। बरसात का दिन है, कभी भी फट सकता है। और ये इससे पीछे 2 साल पहले ही इसके पीछे भी एक बार गिर चुका है पूरा माल रोड, लोअर माल रोड नीचे वाली, और जस्ट उसी के 10 कदम आगे नई दरार फिर दिखने को मिल रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कमल, मॉल रोड पर जो दरारें दिख रही हैं, क्या उसकी सुध ले ली गई है प्रशासन की तरफ से? जी नहीं, ये सबसे पहले हमने फ्लैश करा है। बता दें आपको कि ये 2018 में इसी तरीके का एक लैंडस्लाइड देखने को मिला था, जो 18 अगस्त को मिला था, और ये बरसातों के दौरान हुआ था। तो उसका कारण भी सबसे पहले क्रैक और उसमें घुसे पानी जो पर्कुलेट करता है, उससे ये पूरा भूस्खलन हुआ था और उसका वीडियो बन गया था जो पूरे देश में वायरल हुआ था। इसके बाद अब आज ये दोबारा से एक क्रैक देखने को मिले हैं, जिसको सबसे पहले हमने फ्लैश करा है एबीपी गंगा में। इसके अलावा अब ये जो खतरा बना हुआ है, क्योंकि मॉनसून लग चुका है और लगातार इस जगह में पानी का जलभराव भी रहता है और पानी रीस करके एक बार फिर वही 2018 की घटना। लेकिन कमल, क्या किसी जिम्मेदार अधिकारी से, निगम के अधिकारी से इस मसले को लेकर आपने बात की, उन्हें सूचित किया है? जी, क्योंकि कल देर रात हमारे को ये सब जानकारियां मिली थी, जिसकी वजह से सरकारी अमला सारा बंद हो चुका था और उनके फोन भी कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। तो आज हम सवेरे से सबसे पहले ऑफिस खुलने के बाद इसी पे हम जोर देंगे कि अधिकारियों को इस चीज की जानकारी मिले और अधिकारी इस चीज की कोई उचित व्यवस्थाएं करें, ताकि ये दोबारा से घटना नैनीताल को बदनाम करने वाली या सरकार पे आर्थिक बोझ देने वाली एक घटना न बन जाए। बहुत शुक्रिया कमल तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर विकासनगर से है, जहां विकासनगर में माफिया चला रहे पेड़ों पर आरी और चक्राता वन प्रभाग में कर्मचारियों की मिली भगत दिखाई दे रही है। ग्रामीण कर रहे हरे पेड़ों पर आरी चलाने का विरोध। देवदार के हरे पेड़ों पर आरी चलाई जा रही है माफियाओं की तरफ से। चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। कई बार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी वन विभाग अब तक संज्ञान नहीं ले रहा है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत की बातें भी सामने आ रही है। चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज का ये मामला बताया जा रहा है। देवदार के हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विकासनगर में माफिया पेड़ों पर आरी चला रहे हैं, लेकिन चक्राता वन प्रभाग के कर्मचारी अब तक कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। इसी वजह से मिली भगत की बातें भी सामने आ रही हैं। हालांकि ग्रामीण इसका काफी विरोध कर रहे हैं। देवदार के हरे भरे पेड़ों पर आरी चलाने का काम माफिया कर रहे हैं, क्योंकि ऊंचे दामों पर इन लकड़ियों को वो बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से देवदार के पेड़ों को काटने की मनाही है। बावजूद इसके अगर पेड़ों की कटाई हो रही है तो कहीं ना कहीं इसमें वन विभाग की भी लापरवाही है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। हालांकि ग्रामीण लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। वो जानकारी वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दे रहे हैं। शिकायत कई बार कर दी गई, लेकिन वन विभाग की तरफ से संज्ञान नहीं लिया जा रहा। हालांकि अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। देखिए तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं। तो हरे पेड़ों पर आरी चलाने का विरोध ग्रामीण कर रहे हैं, लेकिन वन विभाग नहीं जाग रहा। देवदार के हरे पेड़ों पर माफियाओं की आरी चल रही है। चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज का ये पूरा मामला है और बताया जा रहा है कि चक्राता वन विभाग आंखें मूंदे बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं इनकी लापरवाही है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। विक्रम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विक्रम, तस्वीरें हमारे पास से हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन वन विभाग की नींद क्यों नहीं खुल रही? जी जया, ये जो पूरा मामला है ये चक्राता वन प्रभाग के कनासर रेंज का है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जब भी चक्राता वन प्रभाग में ग्रामीण आते हैं, उनको अपने जो माफी की लकड़ी होती है उसके लिए जब भी जाते हैं तो ये लोग साफ मना कर देते हैं कि हमारे पास लकड़ी उपलब्ध नहीं है, सूखी लकड़ी कहीं मिल नहीं रही है। और दूसरी तरफ देखें तो किस तरीके से जो है जंगलों में माफिया लोग ये मिली जुली जो है ये हरे पेड़ों पे देवदारों की आरियां चला रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ग्रामीण इस चीज का विरोध भी कर रहे हैं। और लेकिन विक्रम, बहुत जरूरी है कि इस पर वन विभाग की तरफ से कार्रवाई हो
और तभी ये माफिया रुकेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं पहाड़ों के बीच 42 वर्ग किलोमीटर में फैली टिहरी डैम की झील में गाद भरने से उसके अस्तित्व पर अब खतरा मंडराने लगा है। झील में सिल्ट की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे कि टिहरी डैम की झील के अस्तित्व पर भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। टिहरी डैम की झील देश की ऊर्जा जरूरतों के साथ साथ कई राज्यों में पानी की आपूर्ति को भी पूरा करती है। ये जो टिहरी बांध की जो झील है, और बहुत पहले से वैज्ञानिक बोले थे कि इसकी उम्र केवल 100 साल है, लेकिन जिस ढंग से ये गाद जो इसमें बढ़ रही है, लगातार सिल्ट आ रहा है और चिनारी रिसोर्ट से लगभग 15-20 किलोमीटर तक जो है डोबरा पुल तक जो है ये सिल्ट भर गई है। और अगर इसी तरह से सिल्ट भरती रही तो टिहरी डैम मैं समझता हूँ ये बंद होने के कगार पे आएगा। देश को जो ऊर्जा मिल रही है, देश को जो पैसा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, वो सारा धरा का धरा रह जाएगा। शासन स्तर को रेफरेंस भेजा गया था और शासन स्तर से भी एक बैठक हुई थी अभी कुछ दिवस पहले, और वहाँ पर एक पॉलिसी बनाने की प्रक्रिया है, वो गतिमान है। जैसे पॉलिसी बन जाएगी तो सिल्ट हटाने की प्रक्रिया फिर तेजी से बढ़ेगी। और अब बात करते हैं कर्णप्रयाग की, जहां ग्वालदम हाईवे पर दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां बगौली के पास तेज रफ्तार कार खाई में जा गिरी और हादसे में कार सवार पति पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें कि कार देहरादून से कुलसारी की तरफ जा रही थी, जो कि हादसे का शिकार हो गई। पति पत्नी की इसमें जान चली गई है। देहरादून से कुलसारी की तरफ कार जा रही थी। ग्वालदम हाईवे पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां उधम सिंह नगर के UIRD अपनी 4 एकड़ जमीन अब महिला समूहों को देने वाला है। महिलाएं इस जमीन पर सब्जियां उगाकर उनको बाजार में बेचकर मुनाफा कमाएंगी। अभी तक 4 एकड़ जमीन को ठेके पर दिया जाता था, लेकिन अब UIRD के द्वारा इस जमीन को महिला समूह को दे दिया जाएगा और इस जमीन पर उगने वाली सब्जियों को बाजार के साथ ही सरकारी संस्थानों में भी सप्लाई किया जाएगा, ताकि महिलाएं मुनाफा अच्छा कमा सकें और वो स्वरोजगार भी कर सके। अभी खाली ज़मीन है, इसको हम SHGs को दे करके वेजिटेशन की ओर बढ़े। फल सब्जी यहाँ पर सब्जियाँ उगाई जाएंगी। सब्जियाँ उगा करके उसको स्वयं सहायता समूह स्वयं उगाएंगे और उगा करके उसकी मार्केटिंग भी करेंगे, ताकि वो उनके एक रोज़गार का अच्छा साधन बन सके। और चलिए इस बीच आपको एक बड़ी खबर बता दें, UCC की एक्सपर्ट्स कमेटी की पहली बैठक आज है। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक आज होने वाली है। सभी 4 सदस्यों को बुलाया गया है। उत्तराखंड सदन में ये बैठक होने वाली है। समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए ये पहली बैठक आज होने जा रही है। सभी 4 सदस्यों को इसमें बुलाया गया है। उत्तराखंड सदन में ये बैठक होने जा रही है और आपको बताएं कि समान नागरिक संहिता कानून बनाने के लिए पहली बैठक आज होगी। ब्यूरो चीफ अजीत राठी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत जी, ये पहली बैठक होने जा रही है समान नागरिक संहिता कानून को लेकर। कब ये बैठक होगी, कौन कौन पहुंच रहा है, क्या जरूरी जानकारी इससे जुड़ी हुई? जैसे कि चूंकि जो UCC यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड गठित करने की एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी चुनाव से पहले, तो उसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया था। जो रिटायर्ड जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट की रंजना प्रकाश देसाई, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई। एक्सपर्ट कमेटी इस कानून का जो ड्राफ्ट तैयार करेगी और ये कानून समान नागरिक संहिता जिसको बोलते हैं, जब सभी के लिए एक समान कानून होगा। इसकी आज पहली बैठक, जो एक्सपर्ट लोग हैं जितने भी इसके सदस्य हैं वो सभी आज दिल्ली बुलाए गए हैं। उत्तराखंड सदन में तकरीबन 12 बजे ये बैठक होगी और ये पहली बैठक होने जा रही है। और सभी जानते हैं कि ये UCC का जो यहाँ पर एक गठन किया जा रहा है, यानी इस कानून का निर्माण की जो एक प्रक्रिया यहाँ पर शुरू हुई है, तो वो देश में पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड को बनाने की, उसको कानून को लागू करने की एक प्रक्रिया एक्सपर्ट कमेटी द्वारा शुरू हो गई है। तो ये पहली बैठक है आज। इसमें यहाँ से रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी शत्रुघ्न सिंह और दून विश्वविद्यालय की कुलपति हैं तो वो, और एक अन्य सदस्य मनु गौड़, ये सभी लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। और एक सदस्य दिल्ली में ही है, प्रदीप कोहली। तो वहां पर आज बैठक में आज आगे का मसौदा तैयार होगा, किस तरह का अभी तक अध्ययन होगा उस पर बातचीत होगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।